नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम बात कर रहे हैं जो भारत में डिफरेंट गवर्नर्स हुए हैं, गवर्नर जनरल्स हुए हैं, मॉडर्न इंडिया की बात चल रही है। पिछले लेक्चर्स में हमने वारन हेस्टिंग्स की बात की है, साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात भी की। आज हम बात करेंगे विलियम बेंटिक की। विलियम बेंटिक एक बड़ा नाम है। जो भारत में गवर्नर जनरल आए उसमें एक बहुत बड़ा नाम विलियम बेंटिक का है, जो लगभग 7 वर्ष तक यहाँ पे रहते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1828 से लेके 1835 तक का है। जो कार्यकाल है ये 1828 से लेके 1835 तक का कार्यकाल है। तो ये जो कार्यकाल रहा इनका 7 वर्षों का, वो इस मामले में बहुत फ्रूटफुल रहा कि इन्होंने यहाँ पर जो रिफॉर्म्स किए उसमें सोशल रिफॉर्म्स ज़्यादा किए, सामाजिक सुधार ज़्यादा किए। तो विलियम बेंटिक को भी एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। और उसमें भी जो सबसे अधिक रिफॉर्म्स जो हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। वो सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स मेजर हैं। सामाजिक सुधार जो है वो बहुत ऊपर के लेवल के उन्होंने किए हैं बेसिकली। और उसके बाद जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हैं, वो थोड़े हैं, वो ज़्यादा नहीं है। उनकी बात भी हम करेंगे। तो अक्सर ये कहा जाता था कंपनी की तरफ से कि भाई आप यहाँ पर पैसा कमाइए, यहाँ पर भारत में आप पैसा कमाएं, जितना मर्जी पैसा कमाएं, हमारा मुख्य मकसद वही है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, और राजनीतिक ज़मीन कहीं मिलती है और पॉलिटिकल एडवांसमेंट भी होती है तो वो भी हो जाए। लेकिन आप कभी भी यहाँ पर सोशल जो कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ की सामाजिक बातें हैं या रिलीजियस बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, उनमें आप कभी भी इंटरफेरेंस ना करें, उसमें आप कभी भी इंटरफेरेंस ना करें, ये कहा जाता था। ये कहा जाता था हमेशा कंपनी की तरफ से, कंपनी के ऑफिशियल्स की तरफ से। तो ये बात बहुत हद तक सही भी थी। और विलियम बेंटिक के पहले किसी ने इतनी कोशिश भी नहीं की कि सोशल रिफॉर्म्स किए जाए। बाकी सुधार वो कर रहे थे, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कंपनी नहीं करना चाहती थी। लेकिन विलियम बेंटिक की सोच अलग थी। तो बेंटिक साहब ये सोचते थे, ये कहते थे कि जितनी एडवांसमेंट यूरोप में हो चुकी है, या जिसे हम एक मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं, जो अंधविश्वासों से दूर, रूढ़िवाद से दूर हो चुका है, तो वही चीज़ भारत में भी अप्लाई करनी चाहिए। चाहे उसके लिए हमें इंडियंस के सोशल कस्टम्स में और रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेयर क्यों ना करना पड़े, वो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। तो ये बात जो है, ये बात जो है विलियम बेंटिक के मन में थी। तो विलियम बेंटिक साहब ये चाहते भी थे और ये हुआ भी। जब हम देखते हैं कि जो उनके मेजर रिफॉर्म्स हैं वो सोशल हैं, और सोशल रिफॉर्म्स में बात सबसे पहले तो हम सती सिस्टम की कर पाएंगे। सती प्रथा को बैन किया, अबॉलिश किया। नाम राजा राम मोहन रॉय का आता है, नाम जो है वो राजा राम मोहन रॉय का आता है इसमें। और राजा राम मोहन रॉय का पूरा साथ मिला विलियम बेंटिक को, और हम ये भी कह सकते हैं कि विलियम बेंटिक का साथ मिला राजा राम मोहन रॉय को। तो दोनों ने अपना कार्य बखूबी किया, कुशलता से किया। और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो समस्या है बहुत पहले से चल रही थी भारत में, आज भी है। मॉडर्न इंडिया में ये ख़त्म नहीं हो गई है, तो इसमें भी उन्होंने रेगुलेशन पास करवाया, बात करेंगे। और एक भारत में ठगी सिस्टम बहुत चलता था, ठग्स थे यहाँ पर बहुत, उसकी बात भी हम करेंगे कि वो भी किस प्रकार से समस्या को सॉल्व किया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सती सिस्टम की। तो सती सिस्टम, सती प्रथा, जो एक प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही थी, और नॉर्मली ये माना जाता है कि ये प्रथा जो है वो राजपूतों में अधिक पाई जाती थी। ये प्रथा जो है वो राजपूतों में अधिक पाई गई है, और राजपूतों में ये प्रथा अधिक पाई गई, और बाकी जगह भी, बाकी कास्ट भी जो है वो इससे अछूती नहीं थी। लगभग हर रीजन में ये सती प्रथा जो प्रचलित थी। अब जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बंगाल में है, तो वो बंगाल में भी ऐसे इंस्टेंसेस देखते थे। इवन कि राजा राम मोहन राय
कि बहन खुद जो है वो सती हुई। तो सती प्रथा को एक बड़ा इनह्यूमन प्रैक्टिस जो है वो माना विलियम बेंटिक ने। तो सती प्रथा से सभी विद्यार्थी जो है वो जानते होंगे इस प्रथा को बेसिकली, कि कैसे अपने पति की मृत्यु के बाद जो औरत है वो उसकी चिता पे जल के मर जाती है। तो इस इन प्रैक्टिस को बहुत इनह्यूमन माना बेंटिक ने, और उनका विचार था कि ये प्रथा जो है एक असभ्य और जंगली प्रथा है और इसे बंद होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्सी भी बहुत है। भारत में बहुत ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट्स थे, जो रूढ़िवादी एलिमेंट्स थे, जो नहीं चाहते थे कि इस प्रथा को बंद किया जाए, और वो ये सोचते थे कि अगर विलियम बेंटिक इस तरफ की कोशिश कर रहा है या राजा राममोहन रॉय भी इस तरफ की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये एक इंटरफेरेंस है, ये एक दखल अंदाजी है जो कि भारत के मामलों में की जा रही कंपनी की तरफ से। ये एक धार्मिक परंपरा है और कंपनी के ऑफिशियल्स को कोई हक नहीं है कि धार्मिक या सामाजिक परंपरा में वो दखल अंदाजी करें। तो ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद थे, बंगाल में भी मौजूद थे, बाकी जगह भी मौजूद थे। तो बहुत एक तरह से रेजिस्टेंस जो है देखने को मिली है बेंटिक के इस कदम को, और रेजिस्टेंस देखने को मिली राजा राममोहन रॉय के कदम को भी, कि दोनों एक साथ मिलकर ही ये काम जो है वो कर रहे थे। लेकिन एक ठान लिया था बेंटिक ने, ये ठान लिया था कि मुझे इस प्रथा को खत्म करना है। तो 1829 में 1829 में जाके एक लॉ था जिसे हम 17th लॉ कहते हैं, ठीक है, लॉ नंबर 17 या रेगुलेशन नंबर 17 जो है वो कहा गया इसे। 1829 में जाकर जो है ये बनता है कहीं जाकर लॉ, और राजा राममोहन रॉय की कोशिश भी इसमें बहुत बड़ी शामिल थी, बहुत बड़ी कोशिश थी, और ये लॉ बनाया जाता है जिससे सती प्रथा को इलीगल घोषित किया जाता है, गैर कानूनी जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो इंग्लैंड में एक प्रीवी काउंसिल होती थी, इसका जिक्र भी हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स का काम था कि अगर किसी को लगता है, अगर भारत से कोई शिकायत आती है कि जो कंपनी है वो अनड्यू इंटरफेरेंस कर रही है, जो कंपनी है वो अनड्यू इंटरफेरेंस कर रही है, कहाँ पर? भारत के सामाजिक मामलों में, भारत के धार्मिक मामलों में अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कोई भी मेंबर वहां जाकर प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स को शिकायत लगा सकता था। और सती प्रथा जब बैन हुई तो बहुत सारे भद्रलोक के वासी जो थे, जो नहीं चाहते थे कि इसे बैन किया जाए, इसे बंद किया जाए, अबॉलिश किया जाए, वो गए प्रीवी काउंसिल में, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। दूसरी बात जिसकी तरफ विलियम बेंटिक ने ध्यान दिया वो फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या। तो शुरू से ही ये परंपरा जो है भारत में हम देखते आ रहे हैं, बेसिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड की, कि कन्या जो भ्रूण हत्या है वो आज मॉडर्न इंडिया में आधुनिक संदर्भ में भी है, आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक भारत में भी ये प्रथा जो है वो खत्म तो हुई नहीं, वो समाप्त हुई नहीं है, और इसके रूट्स कहीं बहुत पुराने हैं। बेसिकली इसके रूट्स जो है वो सामाजिक नियमों से बंधे हुए हैं, वो कुछ धार्मिक नियमों से बंधे हुए हैं, वो कुछ रूढ़िवादी नियमों से बंधे हुए हैं, जो रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं उससे बंधी हुई हैं। तो ये उनसे वहीं से चल के आ रही है बेसिकली। और फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी विलियम बेंटिक जो है एक इनह्यूमन प्रैक्टिस समझते थे। देखा जाए तो विलियम बेंटिक चाहते तो इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। कंपनी रूल कर रही है, कंपनी को राजनीतिक जमीन भी मिल चुकी है और पैसा भी मिल रहा है, तो चलते जा रहे हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी ये कोशिश की इन्होंने, विलियम बेंटिक ने, कि मुझे फीमेल इन्फेंटिसाइड भी जो है वो हटाना है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी खत्म करना है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी इलीगल जो है बनाया गया, इलीगल करार किया गया बेंटिक साहब के टाइम पे। ठगी सिस्टम जो होता था, ठगों की परंपरा बहुत थी उस टाइम, और खासकर जो ये यूपी वाला एरिया था, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर सड़कों पे ठग घुमा करते थे और वो लूट लेते थे अक्सर यात्रियों को बेसिकली। प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ये समस्या बढ़ गई, लोग के पास, कईयों के पास काम नहीं रहा, उन्होंने ये तरीके जो है वो अपना लिए थे बेसिकली। और एक दो बहुत अच्छी किताबें भी जो है वो ठगी सिस्टम पे निकली हैं। तो ठगी सिस्टम बड़ा एक तंग कर रहा था आम लोगों को, लोग बहुत दुखी थे इस सिस्टम से, और इसकी शिकायतें बेंटिक साहब के पास पहुंचती थी। तो बेंटिक ने एक बड़ा सख्त कदम लिया और उन्होंने जो है वो 1500 ठगों को मौत की सज़ा सुनाई थी। 1500 ठगों को मौत की सज़ा एक साथ सुनाई
और जो ठगी सिस्टम है वो कहीं जाकर बंद हुआ। तो ये कुछ सोशल रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं, जो मेजर रिफॉर्म्स बेंटिक के माने जा सकते हैं। किसी और गवर्नर जनरल ने सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं की, वो सोशल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आए, वो सामाजिक इनकी तरफ नहीं आए, प्रथाओं की तरफ नहीं आए, सामाजिक में इंटरफेरेंट करना ही नहीं चाहा उन्होंने, रिलीजियस मामले में उन्होंने इंटरफेयर ही नहीं करना चाहा। तो ये हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बेंटिक एक सोशल रिफॉर्मर था बेसिकली मेनली। तो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, जिसने एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए हैं वुड्स डिस्पैच के बाद, तो वो बेंटिक को बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत अच्छी नज़रों में रखते हैं और बात करते हैं कि बेंटिक पहले गवर्नर जनरल, टेक्निकली तो गवर्नर है, टेक्निकली तो वो शासक है, लेकिन एक सोशल रिफॉर्मर भी है। हु वांटेड टू बी एट पीस, अपने आप में पीस में रहना चाहता था, तो वो कार्य था बेंटिक का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए हैं, प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, लेकिन वो कम हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, उन्होंने ये कहा कि भैया आप इंडियंस को भी जॉब्स दें, आप इंडियंस को भी सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में जॉब दें। जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज हैं यहाँ पर चल रही थी, उनमें जॉब दें। अब कलेक्टर तो नहीं बनाया उन्होंने, कलेक्टर तो नहीं बना सकते थे, हाँ डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट तक वो इंडियंस को बिठाने के लिए तैयार हो गए। बाकी क्लरिकल लेवल की जितनी जॉब्स थी उनके लिए एग्जाम्स हुए और उसमें भी इंडियंस को शामिल किया गया, वो किया उन्होंने। उसके पीछे कारण कुछ और भी था, कारण फाइनेंशियल भी था बेसिकली, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे बेसिकली वो बहुत पैसा लेते थे, उनकी तनख्वाह ज़्यादा थी, तो कम तनख्वाह में, कम वेतन में, कम वेजेस में उन्हें इंडियंस मिले और काम भी चला। तो ये एक रीज़न रहा। लेकिन फिर भी ये रिफॉर्म तो हुआ ना, ठीक है, ये रिफॉर्म हुआ, एक ये जो सुधार है ये हुआ, ये देखने को मिलता है हमें। और साथ में जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स किया कि जुडिशरी रिफॉर्म्स भी उनके माइनर ही माने जाते हैं बेसिकली। उन्होंने इलाहाबाद में जो है एक ब्रांच खोल दी बेसिकली। इलाहाबाद में उन्होंने सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, ठीक है, दोनों इलाहाबाद में खोले। पहले कलकत्ता और मुर्शिदाबाद की बात की है हमने, तो वो इलाहाबाद में भी जो है वो आए और लॉज को और ज़्यादा कॉडिफाई किया गया उनके टाइम बेसिकली। और एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स जो हैं होते हैं। एजुकेशन में हम देखते हैं कि मैकॉले की जो बात है, जो मैकॉले ने रिकमेंडेशंस की थी, मैकॉले की रिकमेंडेशंस जो है वो लागू होती हैं इनके समय में, वो बेंटिक के समय में लागू होती हैं 1835 में। तो मैकॉले जो है वो इस हक में था, इंग्लिश एजुकेशन के हक में था कि प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो इंग्लिश एजुकेशन जो है, पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य भाषा में ही शिक्षा का प्रसार जो है वो भारत में किया जाए। और विलियम बेंटिक भी इस हक में थे। तो एक बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म जो है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये देखने को मिले हैं और ये विलियम बेंटिक के टाइम में देखने को मिले। तो जो उनका 7 वर्षों का कार्यकाल है वो बहुत फ्रूटफुल रहा, इस लिहाज से फ्रूटफुल रहा कि उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, जहाँ पर कोई और जो है वो एंटर करने के लिए झिझक रहा था, सोचता भी नहीं था। और बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो इनके इन सुधारों से खुशबू थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने विलियम बेंटिक के सुधारों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इफ़ यू लाइक द टॉपिक एंड लाइक द चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। अगले कुछ टॉपिक्स में, अगले लेक्चर्स में मॉडर्न इंडिया के कुछ और पहलुओं की भी बात होती रहेगी। धन्यवाद।